तो आज है आपका इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 13। आज पढ़ेंगे हम लोग मेजरमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब उसको मेजर कैसे करेंगे और अलग अलग मेजरिंग डिवाइसेस क्या क्या होते हैं हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर। ये क्या काम करता है बताओ? करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका फिगर कहीं भी देखा होगा किसी भी सर्किट में ऐसा बना होता है ना। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डिफ्लेक्शन, मतलब उसकी कोई वैल्यू होगी। अगर ओरिजिनल फिगर देखना तो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसे जीरो मार्क होता है, ये क्या है? जीरो, फिर यहाँ पर 1, इधर भी 1, इधर भी 2, इधर भी 2 एंड 3, फिर इधर ये क्या है? ये वैल्यूज ऑफ करंट है बेटा। ठीक है, करंट का मात्रक क्या होता है या यूनिट क्या होता है पता है आपको? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और इसका जो डिनोशन होता है वो कैपिटल ए से होता है। अगर हम करंट 2 एम्पियर लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है? 2 और उसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। ये करंट हो गई। ठीक, तो 2 एम्पियर करंट को कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर देखो एक निडल होती है ऐसे, ये ओरिजिनल फिगर बना दें। ठीक है, ये सर्किट ऐसे होता है कैलकुलेटर। अब ये मुझे कौन बताएगा? ये बहुत बेसिक, आप पता है क्लास 10th में अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो आपको बताया होगा कि डिफ्लेक्शन के हिसाब से हम डायरेक्शन ऑफ करंट जान जाते हैं कैलकुलेटर में। कोई मुझे बताएगा अगर ये निडल इस तरफ झुक गई तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो वायर ऐसे लगा दे पहले, तब तुम बता पाओगे, है ना। करंट अंदर आ रहा था या बाहर जा रहा था? बाहर जा रहा है। अगर मैं इसको ए बोल दूं, आकांक्षा ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत काम आएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, ये डिस्टर्ब कर रहा है ना। ठीक, ये दो टर्मिनल हो गए ए एंड बी। करंट यहां से आ रहा होगा, इसके अंदर से जाके इधर से निकल रहा होगा, ऐसा है, या फिर उधर से आ रहा है। देखो निडल जिस तरफ झुक रहा है उस तरफ करंट जाएगा। सही है, ऐसे ही होगा। सर जिधर झुक रहा है उस साइड करंट की स्पीड ज्यादा, मतलब वो करंट उस साइड से आ रहा है और जो किधर से आ रहा है? ऐसे है कि इसका उल्टा एरो बना। नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा। चलो जाना जरा एनसीईआरटी खोल लेना। ठीक है, 10th की एनसीईआरटी नहीं बताएंगे, अगली क्लास में क्या हो जाएगा फिर हम बता देंगे। अभी हमने वैसे जान दो, आंसर आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, आपको पढ़ना चाहिए थोड़ा इसको। ये बहुत बेसिक है और ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल विल सब पार्ट है, मैं इसको बताऊंगा, इसको बताए मैं कहां जाऊंगा, इंपॉर्टेंट तो है ही। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? देखो, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ करंट। क्या करता है? करंट की स्ट्रेंथ या फिर करंट की वैल्यू को मेजर करता है, मापता है, बाय मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल ड्यू टू टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो लाइन है ये समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का टॉपिक है। ये कहां का टॉपिक है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो अपकमिंग चैप्टर है उसके अंदर एक पूरा हेडिंग है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसके अंदर डिटेल डिस्कशन होगा कि ये कॉइल कैसे डिफ्लेक्ट करती है, ये टॉर्क कहां से आ गया, ये सारी चीजें हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन लेवल पर इसको परिभाषा ही याद करनी है। ठीक है बॉस, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब कोई पढ़ाई नहीं हुई है तो हम उसका चर्चा करेंगे तो गलत बात। तो ये हो गया आपका, ये समझ में आ रहा है कि निडल जो घूमती है इसके पीछे कॉइल लगी है और कॉइल घूमती है तो निडल उससे लगी हुई है, तो निडल भी आगे की तरफ घूम जाती है। ये समझ में इतना ऊपर से आ रहा है। अब डिटेल डिस्कशन हम लोग कहां करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट में करेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? शंट। सही बना है, समझ गई मैं। द स्मॉल रेजिस्टेंस, हम क्यों बोले ये सही है गलत है? ये तो होमवर्क है ना, है ना, ये तो होमवर्क है। द स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ गैल्वेनोमीटर। क्या कह रहे हैं? इस गैल्वेनोमीटर के अंदर, अब बेटा ध्यान से देखना, इसके अंदर जाओगे जब तो आपका एक ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे होगा। ये किसका रेजिस्टेंस है? इसके अंदर जो तार है, कॉइल ऐसे लपेटा हुआ है। पंखा देखा है? पंखा खुला है कभी? उसके अंदर क्या होता है? रेड तार होते हैं ना, है ना, वो उस तरीके ब्राउनिश होते हैं थोड़े से, है ना, वो आपके साइन से वायर होते हैं। वो क्या होता है? इसी कहते हैं कॉइल, इसे कहते हैं कॉइल। वैसे ही अंदर इसके भी होता है। ठीक, तो उसके पास एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हमने आर बोल दिया। ठीक, अब शंट क्या है? शंट इसके पैरेलल एक हम लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने ऐसे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और आपकी कॉइल का रेजिस्टेंस है ये, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से ही डिफ्लेक्शन आएगा। ये क्या कर रहा है? शंट। अब पढ़ना है इसके आगे। कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर कॉइल। मैंने क्या किया? कॉइल को रिप्रेजेंट कर दिया, कॉइल के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक, आगे बढ़ो। क्या है? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसलिए अगर
लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर गया तो ये जल जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर इसकी कैपेसिटी है सिर्फ 8 एम्पीयर तक के करंट को दिखाने की, 8 भी नहीं होता है और छोटा हो 4 एम्पीयर 3 एम्पीयर, ठीक, तो अगर मैं 10 एम्पीयर करंट फ्लो करा दूंगा तो वो खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो हम करंट को कंट्रोल करने के लिए करंट को बांट देते हैं कि कुछ यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा। आप देखो इससे क्या हो जाएगा, ये सेव कर देगा कि नहीं कर देगा, गैल्वेनोमीटर को बचा रहेगा कि नहीं? तो यही कह रहे हैं, क्या करें, कंट्रोल करना है किसको, विद्युत धारा या फिर करंट को, ठीक है, जो फ्लो कर रही है गैल्वेनोमीटर के अंदर से। समझ में आ गया इसका पर्पस क्या है? पक्का लिखो, फिर छापो फटाफट, ठीक है, बना लेना। ठीक है, मैंने क्या गलती करी, इसको लार्ज बोल दिया जल्दीबाजी में, लेकिन पढ़ा और पढ़ाया सब कुछ सही, ठीक है। अच्छा एक चीज सिखाते हैं आप लोगों को, स्मॉल ही क्यों, लार्ज क्यों नहीं? मैंने करंट क्यों किया, इतना इंपॉर्टेंट था क्या कि अपनी गलती मान लूं? अपनी गलती मानना और सीखना भी जरूरी है, ठीक है। अब स्मॉल क्यों भैया, इसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा ना। क्या होता है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, कम होगा रेजिस्टेंस तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। हमें इसको बचाना है, तो कम रेजिस्टेंस चाहिए ताकि करंट, जब ज्यादा करंट आए तो इधर से निकल जाए और हमारी सर्किट बच जाए। जैसे 10 एम्पीयर आ गया, इसके पास 2 एम्पीयर चाहिए, तो बाकी के 8 एम्पीयर कहां जाएंगे, इधर से होके जाएंगे ना। तो ये इसका काम ही यही है कि उसको बचाना है हमको, समझ गए? तो इसको नोट कर, ये मुझे लगा क्या इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। चलिए देखो नेक्स्ट, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी आपकी नोट्स के लिए। वेट क्या है, पहला काम क्या है इसका, कॉइल को जलने से बचाना। Any galvanometer can be converted into ammeter of desired range with the help of suitable shunt। तो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर कॉइल को प्रोटेक्ट करने, अब तुम लोग को थोड़ा सा डिटेल समझना पड़ेगा, मैं ये वापस करता हूँ, ठीक है। अच्छा ये बता, अगर मैंने इसकी मार्किंग चेंज कर दी, डिफ्लेक्शन की मार्किंग चेंज कर दी, कैसे किया, मुझे पहले से नोन करंट था, जैसे अब कैसे हम लोग एमीटर बनाते हैं ये बता रहा हूँ। तो हमने शंट लगा दिया, मुझे पता था कि जो ये वाली कॉइल है ये सिर्फ 2 एम्पीयर के करंट को ही रीड कर सकती है, ठीक, लेकिन मुझे रीड करना था 10 एम्पीयर 15 एम्पीयर करंट को, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, शंट लगा दिया और 15 एम्पीयर करंट फ्लो करा दिया। अब मुझे डिफ्लेक्शन मिल गया, मैंने सारी मार्किंग को मिटा दिया, ठीक है। मुझे पता है मैंने कितना, लैब में मैंने क्या किया, मुझे पता है कि 15 एम्पीयर करंट मैंने फ्लो करवाया है। अब 15 एम्पीयर के हिसाब से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर, कैसे, क्योंकि खराब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि शंट लगा हुआ है। शंट लगा हुआ है तो क्या कर रहा है, इस सर्किट को बचा ले रहा है। तो मैं अलग अलग करंट रेंज पर इसका डिफ्लेक्शन देख लूंगा, अलग अलग आएगा। अब उन सब पे मैं क्या कर दूंगा, मार्किंग कर दूंगा, 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर 10 एम्पीयर और 15 एम्पीयर, इस हिसाब से अपनी कर दूंगा। अब ये मैं इसको डिवाइस को भेज दूंगा, कहूंगा ये एमीटर है, तुम्हें तो रीडिंग चाहिए ना, है ना, तो तुम्हें तो रीडिंग चाहिए ना, तो तुम तो कहोगे 15 एम्पीयर रीडिंग हमें इससे मिल जा रही है। तो ये तरीका होता है कैसे ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना, बाय यूजिंग अ शंट रेजिस्टेंस। क्या कर रहे हैं, शंट रेजिस्टेंस लगा के हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दे रहे हैं। अभी इसको हटा दोगे तो ये वापस से क्या हो जाएगा, 2 एम्पीयर की रीडिंग ही ये कर सकता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम कभी भी जुगाड़ से गैल्वेनोमीटर से क्या कर सकते हैं, एमीटर बना सकते हैं बाय यूजिंग अ शंट। The resistance of ammeter decreases due to shunt, thereby of affecting the observed current to a lesser extent। जिससे कि जो आपका ऑब्जर्व करंट है उस पे जो आपका अफेक्ट है वो कम से कम होता जाता है। अगर आप देखो कि पैरेलल ब्रांचेस में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, ज्यादा होता है, बताइए। अगर आप 2 ब्रांचेस ले रहे हो, ऐसे देखो, एक रेजिस्टेंस है एक रेजिस्टेंस है। अब मुझे बताओ, ये मैंने एक सर्किट बनाई, ठीक, मैंने ये बोला आर, ये बोला आर, ठीक है, फिर मैंने बोला, ठीक, ये भी आर, ये आर, बताओ किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? सर उसका सीरीज का ना। तो मतलब पैरेलल ब्रांच लगाने से एक चीज सीख गए कि रेजिस्टेंस टोटल सर्किट का घट जाएगा। तो मतलब करंट को अपोजिशन कम से कम मिलेगा। जब अपोजिशन कम मिलेगा तो आउटपुट ज्यादा अच्छा होगा और सही रीडिंग आएगी। क्या कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है शंट के आने से, क्योंकि वो पैरेलल में लग रहा है, टोटल रेजिस्टेंस घट गया। अब इससे क्या हो रहा है, आपका जो करंट है वो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब तुम्हें थोड़ी देर समझ नहीं आई होगी, है ना, तुम्हारे लिए बता रहे हैं। तुम लोग लिखो तो तक नोट्स बनाओ, ठीक, इसके हम ये बताएंगे, पहले ये नोट बनो करो, ठीक है। तुम देखो बेटा, यहाँ ये पैरेलल का एक फॉर्मूला होता है। अगर 2 हमने अलग अलग रेजिस्टेंस लगा दिए सर्किट के अंदर, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस क्या होता है पता है? हाँ, प्रतिरोध करता है ना, किसका, विद्युत धारा का।
है ना। आवेश जब किसी भी धातु से होकर गुजरता है तो उसका प्रतिरोध करने वाली जो आपकी प्रॉपर्टी गुण होता है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, है ना। तो अब तुम्हें पता है, तो रेजिस्टेंस को अगर हम चाहें तो अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, मतलब दो अलग अलग ब्रांच बना दी, तो कैसे निकालोगे, 1/r प्लस ये हो जाएगा आपका 1/r टोटल, कितना आ जाएगा ये 2/r, और इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सही है। अब इसमें देख, जब दोनों साथ में लगे हुए हैं, करंट को जाने का रास्ता सिर्फ एक, इससे होके गुजरेगा, फिर इससे होके गुजरेगा, पूरा करंट होके जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये r टोटल इज इक्वल टू r प्लस r, ये कितना हो जाएगा। अच्छा ये बता 2r बड़ा कि r/2 बड़ा, तो इसका मतलब है कि ये जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, है ना, प्रतिरोध जितना कम रहे उतना अच्छा ना, तो वही बात यहाँ पे बताई मैंने, ठीक है। अनाहिता समझ में आ रहा है आपको, महक आप लेट हैं क्लास में। हो गया मेट, डीमेट बताएं क्या, लिखते सुनते रहना बस साथ साथ में, ठीक है, सुनते रहना, डाउट हो तो पूछ लेना। शंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो डिफ्लेक्शन होता है उसको स्लो कर देता है, ये क्या करता है, ये डिफ्लेक्शन को स्लो कर देता है, ये इसकी डेमेरिट होती है, ठीक है। सेंसिटिविटी इसीलिए कहते हैं कम हो, नोट करिए। चलो देखो फटाफट आगे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करें गैलोमीटर को किसमें, एमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या RS इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ये I माइनस IG होगा, ये दिस इज रॉन्ग, ठीक। चलो पहले फिगर समझते हैं, ये सब मैं वापस से ड्राइव कर दूंगा, उसके चक्कर मत पड़ो, ठीक है। अच्छा ये सर्किट तो देखी देखी से लग रही है, RG क्या है, गैलोमीटर का जो कॉइल का रेजिस्टेंस है, ये क्या आ गया, हमने एक पैरेलल रेजिस्टेंस अटैच कर दिया जिसको शंट कहते हैं, है ना, ये हमने अटैच कर दिया। अब ये पूरी सर्किट क्या हो रही है, देखो अगर जब भी मैं इसमें टोटल करंट कितना कर रहा हूँ, I भेज रहा हूँ, ये मैंने पहले ही सिखा दिया, तो क्या होगा, ये करंट बढ़ जाएगा, मान लिया मैंने कि IG अमाउंट ऑफ करंट इधर चला गया, IG इतना इधर चला गया, ठीक है। तो इस रास्ते में जितना बचा हुआ करंट होगा, तो I टोटल था, इसमें से IG घटाएंगे, यही करंट तो यहाँ जा सकता है, सही लिखा हुआ है। तो बहुत सिंपल हो गया। अब मुझे एक और चीज पता है कि जब दो पैरेलल ब्रांचेज होती हैं तो जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा। क्या इसमें किसी को कॉन्फ्लिक्ट है, इस बात से किसी को दिक्कत, वोल्टेज पैरेलल ब्रांचेज में बेटा सेम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अब जरा ये मुझे इक्वेशन बना के दिखा दो और प्रूव कर दो कि ये वाली बात सिंपल है। क्या लिखा हुआ ध्यान से देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो देखो शंट के लिए V क्रॉस शंट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या जाएगा, I माइनस IG इंटू R SH, I इंटू R किया मैंने, इक्वेशन नंबर 1। ऊपर वाला देखो, अब गैलोमीटर के लिए V क्रॉस गैलोमीटर क्या हो जाएगा, IG इंटू RG, एंड क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू KVL एंड KCL, या फिर आप ओम्स लॉ कह दो, क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल करोगे तो वापस से सेम चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, R शंट इज इक्वल टू RG IG अपॉन, क्या ये आ गया, इसे डायरेक्टली लिखा हुआ था, ठीक है। यहां से ये नोट करना, सर्किट बनाना, उसके बाद ये नोट करना, उसका फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक मिनट सॉरी, हाँ ठीक है। ये वाली बात आई थिंक ये तो एकदम आसान लग रही होगी अब, क्योंकि मैंने 2-3 बार बता दिया। क्या कह रहे हैं,
on connecting shunt in parallel to a galvanometer coil the equivalent resistance become less than even the shunt resistance। क्यों ऐसा हो रहा है? पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, पैरेलल रेजिस्टेंस घट जाता है। मैंने ये प्रूफ किया अभी पीछे वाले टॉपिक में। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? नहीं समझ रहे हो? कोई बात नहीं। देखो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि इसके आने से टोटल जो रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल हो गई ना। अभी पीछे किया था ना R/2 आ रहा था, टोटल रेजिस्टेंस कम आ रहा था ना, जो देखो उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस R था लेकिन डिवाइड हो जा रहा था और टोटल रेजिस्टेंस कितना था? R/2। इसका मतलब है कि अगर पैरेलल में हमको ये लगाएंगे रेजिस्टेंस तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और जो शंट रेजिस्टेंस है उससे भी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस वो बन जाएगा। अगर अभी भी याद नहीं आ रहा है तो ये देख लो एक बार। देखो ये शंट रेजिस्टेंस था, इसकी वैल्यू कितनी है? R, और टोटल किया तो कितना आ गया? R/2। तो ये शंट से छोटा है कि नहीं है? तो इसका मतलब है, इसको हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना सकते हैं कि जब भी हम शंट लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर कॉइल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा वो कम हो जाएगा शंट रेजिस्टेंस से भी। ये सिंपल सी बात है, ठीक है? ओके, अब ये कौन समझाएगा मुझे? ये कोई मुझे समझा दे तो मैं मानूं। कैसे समझाओगे? ये जबकि बहुत आसान है। R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L अपॉन X। यही दिमाग यहाँ लगाना है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ये पढ़ा है कभी ये? हाँ, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, बस वही यूज करने जा रहे हैं। ये क्या है? रो, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? जब भी कभी भी कोई वायर को देखोगे तो कैसा दिखेगा? एक सिलेंडर की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जिसका टॉप कैसा होगा? वृत्ताकार या फिर सर्कल, सर्कल जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे यार तुम लोग इतना डरते क्यों? ये देखो तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है। ये क्या है? सिलेंडर ही तो है। इसके कैप को ध्यान से देखो, ये क्या है? सर्कल। इसका एक रेडियस होगा, है ना? तो पाई आर स्क्वायर इसका क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल, जिसको एरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पुट कर दो आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रूव कर रहा हूं, देखो आर एस इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कौन सा? देखो ये ऊपर चला गया, रो कहां चला गया? नीचे। दिख रहा है तुम्हें? दिख गया ना? तो अब इसको ऐसे ही लिख लो। अब यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? IG की वैल्यू अगर बहुत कम है किससे? I से, तो ये तो I बन जाएगा ना। तो हम IG को क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे। किसमें? डिनोमिनेटर में करेंगे, न्यूमरेटर मत कर देना, क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू है। तो अगर उसको रिड्यूस भी करेंगे तो भी पूरी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर I मान सकते हो उस केस में। ठीक है, यहाँ पर पहले बता दे रहा हूँ IG इज निगलेक्टेड। वो पहले जो लिखा था फॉर्मूला वो बिल्कुल सही लिखा था, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए वहां IG ऐड कर दिया, वो गलत नहीं था। तो नया फॉर्मूला कैसा दिखेगा? RS इज इक्वल टू RG IG अपॉन I, ये आपका फाइनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, IG को निगलेक्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये। अगर क्वेश्चन में IG की वैल्यू बहुत छोटी होगी तब। याद रखना, हम सबको सिखा रहे हैं एक चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा RS इज इक्वल टू IG RG अपॉन I माइनस, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर कंडीशन आती है कि IG की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है किससे? I से, तब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? ये वाला। ठीक है, ये मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, एग्जाम के लिए ही बता रहा हूं सिर्फ। ठीक है, न्यूमेरिकल में ध्यान से करना। ठीक, 90% टाइम ये वाला काम आता है, लेकिन किसी पेचीदा सवाल में जानबूझकर अगर IG की वैल्यू बढ़ा दी या फिर बहुत करीब करीब कर दी और उसमें तुमने वो कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। करो, नहीं किया तुमने? करिए करिए, जल्दी करिए ना। अब अगर थोड़ा बहुत आ रहा होगा याद आप लोगों को, चलो देखो आगे बढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a galvanometer can be converted into an ammeter by connecting a low resistance shunt in parallel to its coil। ये हमने जनरलाइज कर लिया, इस बात को नोट्स में लिखने की जरूरत खास नहीं है। ठीक है, अगर आप 2-3 बार लिख लिया तो जरूरत नहीं है, पढ़ाने के लिए जरूरत है। The value of shunt resistance to be connected in parallel of galvanometer coil is given by RS। अरे ये आगे पीछे हो गई स्लाइड, ये स्लाइड पीछे होनी चाहिए।
बट इसकी जरूरत नहीं, हमने पढ़ लिया है, मैं इसके आगे बढ़ जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये पीछे जो मैंने सारी बातें बताई उसी चीज का ये है लिखा हुआ, ठीक है, तो मैंने पहले ही सिखा दी, जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, हमें वोल्टमीटर ही पढ़ना था। क्या करेंगे, बाय कनेक्टिंग, इस बार लेकिन महक ने बताया लेकिन पूरी बात नहीं बताई, तो हाई रेजिस्टेंस चाहिए इन सीरीज विद इट्स कॉइल, तब ये बनेगा, क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर। अच्छा ये मुझे एक चीज बताओ, किसी को अगर रिलेट हो रहा है, ये सब 10th की नॉलेज है इसलिए पूछता हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि आपको एम्बैरेस करने के लिए पूछ रहा हूँ, ये सब 10th की किताब में मिल जाएगा। वोल्टमीटर कभी करंट ड्रॉ करता है आकांक्षा? क्या कभी वोल्टमीटर अगर लगा दे सर्किट में तो क्या करंट खींच लेगा सर्किट से वो? आंसर इज नो, आंसर इज नो। वही कॉज है कि हम हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, क्योंकि सर्किट से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, सर्किट से क्या नहीं होना चाहिए, करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, या फिर हो तो बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू की हो, या तो हो तो बहुत छोटी वैल्यू हो, क्योंकि अगर ये वोल्टेज करंट कंज्यूम करेगा, जितनी भी सर्किट की रीडिंग है सब गलत आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, द हाई रेजिस्टेंस कॉज नहीं है यहाँ लिखा हुआ, लेकिन मैं बता दिया ऑलरेडी, हाई रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर कॉइल। अब इक्वेशन कौन मुझे बताएगा? मैंने क्या सिखाया है, आपको भी सिखाया आदित्य, ठीक है, आदित्य मैंने क्या सिखाया, सीरीज में अगर जाएंगे तो करंट का जाने का रास्ता क्या होगा, सिर्फ एक, इधर से भी उतना ही करंट जाएगा और इधर से भी उतना ही करंट जाएगा, तो ओम्स लॉ लगा दें। तो ये बताइए इक्वेशन में से संस्कृति बताएगी, बताओ यहाँ क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा? V is equal to IR होता है, तो यहाँ पर IG into R, ठीक है, और यहाँ पर RG वाले में यहाँ पर होगा IG into RG, ठीक है, निकल गया, इतना ही तो करना ना, ठीक है। और अगर टोटल हमने इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया R, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या दिखेगा, IG RG is equal to, अब यहाँ पर ये कौन सा इक्वेशन, रेजिस्टेंस का सर्किट बनाना है या फिर सीरीज का बनाना है? तो रेजिस्टेंस आप बनाओगे तो ये क्या लिखा हो, V/I क्या होता है, रेजिस्टेंस ही तो होता है, नहीं पच रहा, नहीं आ रहा है क्या, बताओ भाई, महक आया? तो जरा करके दिखाओ, नहीं कर रहा मैं सॉल्व, पहले तुम ही करो, हम करेंगे, रॉ नहीं आता मैं करूंगा, इन लोग कर लेंगे, देखें कितना याद है, करो भाई, एक लाइन का है, इससे ज्यादा टाइम ही लगेगा। आ गया? चलो देखो, एक लाइन में क्या है, R क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, V/IG माइनस RG। अब होगा क्या, जब RG क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है किससे, R से, तो यहाँ पर RG को क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा आदित्य, ये बहुत छोटी वैल्यू है, जैसे मान लो 0.1 और ये हो गई 1000, तो 1000 से 0.1 घटाओ, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, उसको हम मानेंगे नहीं, हम 1000 मान लेंगे पूरी वैल्यू को, तो ये R की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/, समझ में आया? यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, बना लो नोट फटाफट। चलो देखो नेक्स्ट, नोट हो गया बेटा, ये वाला लिख लो बस, R इक्वल टू V/, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर कुछ, चलो हम कर देंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज डिवाइस, ये गलत लिखा हुआ है भाई, चार्ल्स, ये क्या क्या है, ये डिफाइन होगा ना, चार्ल्स साहब ने बताया था, चार्ल्स व्हीटस्टोन इन 1843 इज एन अरेंजमेंट ऑफ four resistance which can be used to determine one of them in term of the rest। तो क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, बहुत कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं है, चार रेजिस्टेंस को हम लोग अरेंज कर रहे हैं इस तरीके सर्किट में कि अगर हमें किसी एक की वैल्यू निकालनी है तो बाकी के तीनों की वैल्यू से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द कॉन्फ़िगरेशन इन द एडसेंट फिगर इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जो आपका अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान से देखना, ऐसा मत समझ लेना कि ये इधर से डायरेक्टली जा रहा है, ये एक सर्किट है जिसमें बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होती है,
0, तब ये कौन सी कंडीशन चला जाता है? बैलेंस्ड। यही होगा, बताओ। सर इसकी वैल्यू 0 क्या कहते हैं, जब दोनों का रेशियो सेम होगा तो इसकी वैल्यू 0। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने जो पूछा वो बताओ। मैंने बोला जब वो 0 होगा तो क्या ये बैलेंस कंडीशन चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? मैंने भी तो वही बात बोली। यस सर। हाँ, यही तो कंडीशन होती है बैलेंस कंडीशन। चलो तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर बेटा इधर सुनना तुम ध्यान से, अगर यहाँ 0 आ गया इसका मतलब कि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये वायर लगा रहे या ना लगा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये वायर को तुम मिटा दो तो तुम्हें दिख जाएगा ये दोनों क्या है, सीरीज में, और ये तीनों सीरीज में, और जो दोनों की वैल्यू आ रही है वो दोनों पैरेलल में। गलत है क्या? नहीं दिख रहा क्या? चलो मैं बना रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया। नहीं आ रहा आपको? मेजरमेंट वाला पार्ट स्लो ही चलाएंगे ताकि तुम लोग जो है कवर अप कर पाओ। चलो ये सर्किट दोबारा बना रहा हूं, देखो ध्यान से। अब एक गैल्वेमीटर जो लगा हुआ है उसको मैं हटा दूं, ठीक है? तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अब देखना ध्यान से, ये क्या है, यहाँ पर नेमिंग क्या दी हुई है? P होगा और इधर Q होगा, है ना? ये होगा P Q और इधर होगा R और S, ठीक है? ये होगा R और S, ठीक है? ध्यान से देखना, पहले क्या था? पहले यहाँ पर एक ऐसे करके क्या लगा हुआ था? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। अब मैंने उसको क्यों हटा दिया? क्योंकि G में कितनी रीडिंग आ रही है? 0, तो मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो मैं इसको हटा सकता हूँ, क्योंकि जिस वायर से कोई करंट नहीं जा रहा है उस वायर का होना नहीं होना कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये हो गई तुम्हारी सप्लाई। लो भाई सर्किट बन गई। अब ये हो गया प्लस माइनस, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, इमेजिन करो, देखो ध्यान से, यहाँ कितना पहुंचा करंट? I। यहाँ से बेटा जाने के रास्ते कितने तुम बताओ, बाकी बताएंगे 2, वेरी गुड। तो मतलब कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा। मान लिया यहाँ I1 गया, यहाँ क्या गया? I2, माइनस नहीं I2, अलग अलग करंट मान लिया। और मुझे पता है यहाँ क्या पहुंचेगा, आप देखना, यहाँ से गया और फिर यहाँ से गया, इन दोनों रेजिस्टेंस से सेम करंट होके गया कि नहीं गया? मैंने क्या ट्रिक सिखाई है? जाने का रास्ता एक, तो दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? सीरीज में। और यहाँ पहुंचा कितना करंट? I2। इसी प्रकार से यहाँ से कितना करंट पहुंचेगा? I1। और जो निकलेगा करंट वो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। क्लियर हो गया? ठीक है, अब दिख गया कि नहीं दिख गया कांचा? अब वापस जाए फिगर में, फिगर में ये चीज नहीं दिखती है, इसीलिए मैंने बना के दिखाया। अब सुनना ध्यान से, तुम लोग हो बहुत तेज और तुम लोग फटाफट ओम्स लॉ लगाना जानते हो, मुझे पता है, और आप मुझे बताने वाले हो ये वाली लाइन, और ये सब आप मुझे समझाओगे, ठीक है? क्योंकि इसके पहले जस्ट यही सेम चीज मैंने समझाई है आपको। किस केस में? शंट जब लगाया था तो हमने क्या बोला था? पैरेलल ब्रांचेस में वोल्टेज सेम होता है, बस वही कंसेप्ट आप मुझे एक्सप्लेन करोगे। आगे देखिए, अगर Ig की वैल्यू क्या है? 0, मतलब कि इसका कोई मतलब नहीं है, तो मतलब सिर्फ 2 मुझे रास्ते दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। Then bridge is said to be balanced। तब क्या हो जाता है? ब्रिज बैलेंस हो जाता है। तो कह रहे हैं VD बराबर VB हो जाएगा। अरे कह रहे हैं वोल्टेज यहाँ जो है और यहाँ जो है वो क्या है? सेम है, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस B और D will be equal। एक और कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया, मैं सोच रहा हूँ आपको सिखा दूं। क्या होता है? करंट क्या करता है? हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अगर दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो करंट कभी फ्लो नहीं करेगा। तो हुआ क्या, जब हम इसमें अलग अलग वैल्यूज ऑफ करंट यहाँ से हम डिलीवर कर रहे थे, तो एक ऐसी कंडीशन आई कि यहाँ जो पोटेंशियल था और यहाँ जो पोटेंशियल था वो क्या हो गया? सेम हो गया, जिसके कारण गैल्वेमीटर में करंट कितना आ गया? 0। और उसी कंडीशन क्या कहते हैं? बैलेंस्ड कंडीशन। समझ में आया? तो इसका मतलब है असली सर्किट में तो गैल्वेमीटर जहां है वहीं लगा रहता है, बस हमें वो वैल्यू मिल जाती है I की, जिस पर G में जो रीडिंग आ रही है वो क्या आ रही है? 0। और उसी कंडीशन को कह देते हैं अपन बैलेंस्ड कंडीशन। तो जरा हम इसका अगर निकालें तो ये क्या लिखा हुआ, जरा मुझे बताओ सर। B = IR का फॉर्मूला लगा है सर, P जो हमारा रेजिस्टेंस है और I1 और वहां पे R हमारा जो रेजिस्टेंस है। देखो VD और कह रहे हैं पोटेंशियल अक्रॉस दिस एंड पोटेंशियल अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस विल बी सेम बिकॉज़ दे आर इन पैरेलल कनेक्शन।
और ये क्या काम कर रहा है अभी देखो, दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, मुझे अच्छे से पता है, किसी को नहीं दिख रहा होगा, काफी लोगों को नहीं दिख रहा होगा। अब मैं दिखा रहा हूं और देखना कितना मजा आएगा। ठीक है, 1 सेकंड में क्रिस्टल क्लियर कर देंगे पूरा टॉपिक। देखते हैं ना ध्यान से। क्या मैं गैल्वेनोमीटर को हटा के यहाँ एक वायर लगा लूं? हाँ, अच्छा चलो ठीक है, ये डर लग रहा है इससे, हम देख रहे हैं चेहरा उतर जाता है ना, पता चल जाता है। देखो इसको हम दोबारा बनाते हैं, ठीक, सब भूल जाओ, अब देखो नए तरीके से। इक्विवेलेंट सर्किट तो इतना आसान हो जाएगा गुरु पढ़ने में कि कोई टेंशन ही नहीं होगी एग्जाम में। अब देखना ध्यान से, मैं कह रहा हूं अगर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है तो क्या मैं इन दोनों को ऐसे दबा दूं क्या, ऐसे पकड़ के दबा के मिला दूं क्या? कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि दबा इसलिए नहीं पाते जब पोटेंशियल अलग अलग होता है। जब सेम हो गया तो मतलब इन दोनों को जोड़ भी देंगे तब भी कुछ होने वाला नहीं है ना। करंट तो वैसे भी जा रहा था उससे। तो मैंने क्या किया, सर्किट को रीड्रॉ कर दिया। ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया तुम्हारा R। ये क्या है, P और R। इन दोनों को दबाया तो ये हो गया पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आके ये मिल गए। और फिर आगे की तरफ गया तो यहाँ क्या था, यहाँ क्या था Q, और यहाँ क्या है नीचे S। ठीक है, और ये पॉइंट मेरा हो गया, इसको बोलता हूं मैं A, इसको बोलता हूं B। ये हो गया, वहां B था ना, इसको हो गया C। ये क्या हो गया, A B C D। दिख गया, ये तेरा B पॉइंट है, ये तेरा D पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को मिला दिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या कौन सा पॉइंट है, ध्यान से देखो, ये हो गया तेरा A पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट, और ये क्या है, ये बेटा C नहीं है, D है। और ये हो गया तेरा, दिखा पक्का, तुम देखो, तुम्हें दिख रहा, देख रहे, ये वाला जो वायर है, इस वायर को देखो ये, ठीक है, देख ये यहां मिल रहा है ना, यहां से उठा के ले आए, इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट मिल गए, ये एक ही पॉइंट तो है। ठीक है, तार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अगर नहीं समझना है तो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट ना नहीं है। अपने को सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग चाहिए होता है। अब इतना आ गया, आ गया, आ गया। ठीक, यहां से करंट चलेगा, यहां जाएगा और यहां जाएगा, हाँ, यहां पर भी और यहां पर भी, और यहां निकलेगा क्या, I1 प्लस, दिख रहा है क्या, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, कोई दिक्कत? तो दोनों में जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। तो यहाँ जो वोल्टेज होगा कितना होगा बताओ, VP कितना आ जाएगा यहाँ पर बताओ, I1P, और VR कितना आ जाएगा, I2R। दोनों बराबर होंगे, अरे यही तो लिखा है। ठीक है, यहाँ पर I1Q बराबर I2S। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें और मिलेगा क्या, देखो I1P अपॉन I2R बराबर हो जाएगा I1Q अपॉन I2S। गलत लिख दिया मैंने और तुम लोग ने मेरा साथ दे दिया। I1 वाले को एक साथ लिखना था ना मुझे। I1P अपॉन I1Q बराबर I2 कट जाएगा, I1 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन, सही है, मजा आ रहा है, आसान है ना व्हीट स्टोन, ऐसे ही पढ़ना है। आगे अगर P अपॉन Q की वैल्यू कम है R अपॉन S से, तो इसका मतलब है VB ज्यादा है VD से, और करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा B से D की तरफ। ये कंडीशन फिर से, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। गेटिंग? नोट करो फटाफट। करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, ये बात मैंने 2-3 बार आपको सिखा दी। ठीक है, नीचे वाला भी पढ़ी देंगे, खत्म हो जाएगा टॉपिक। अगर P अपॉन Q की वैल्यू ज्यादा है R अपॉन S से, इसका मतलब है B का पोटेंशियल कम है D से, तब क्या होगा, करंट हमेशा D से B की तरफ। ये तो सेम है। क्या बेटा, क्या सेम है बेटा, दोनों पॉइंट नहीं, करंट का डायरेक्शन चेंज हो, दिख नहीं रहा तुमको, करंट पहले B से D की तरफ जा रहा है, फिर दोबारा में D से B की तरफ जा रहा है, कैसे सेम हो गया, ये लेस देन और ग्रेटर देन तो कोई दिख रहा है, ये देखो ना यहाँ पर। अच्छा, तो तुम ये बोलो ना सर जी, ये कचरा कर दिया आपने, हमने नहीं किया, वैसे जिसने किया उसको डांट पड़ेगी। चलो अब बताओ कौन सा वाला इसमें से चेंज होगा, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर वाला
ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। ठीक है, करो। ऊपर वाला कह रही है, पोटेंशियल कैसे घट जाएगा अगर वो हो जाएगा ऊपर वाला तो। ठीक है, ये नीचे वाले में। सर आगे कर दीजिए, वो डायग्राम बनाना। हाँ, ये नोट कर लो, फिर कर देंगे एक साथ कर लेना। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मीटर ब्रिज, और जो कि किस पे बेस्ड होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही होता है। नहीं लिख पाए? लिखो फटाफट। तो व्हीटस्टोन का जो एप्लीकेशन होता है वही होता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में क्या करते हैं हम लोग? अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, कोई भी अननोन वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग के पास एक डिवाइस है जिसको कहते हैं मीटर ब्रिज, उसका यूज करके हम निकालेंगे और हमेशा इस बैलेंस कंडीशन के साथ खेलेंगे और इसी बैलेंस कंडीशन से उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलेगी। अच्छा ध्यान से देखो, तो ये अगर मैंने अभी इसको रीड किया तो क्या बोला? किसी भी एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए बाकी तीनों के फॉर्म में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो PQRS की तरह हम उस अननोन रेजिस्टेंस को एक ब्रांच बना देंगे, कोई एक ब्रांच में अटैच कर देंगे, फिर बाकी तीन की वैल्यू पता रहेगी, वो हम नहीं भी पता रहेगी तो निकाल लेंगे और फिर अननोन वाले की वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये है प्रॉपर्टी आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज की, जो कि हम मीटर ब्रिज के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, फिर बताते हैं। ये भी करना है, करो फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज। ठीक है, it is based on the principle of Wheatstone bridge. It is used to find out unknown resistance of wire AC. हाँ, ये यहाँ वायर को ले सकता हूँ अपना। AC is a 1 meter long, मतलब क्या कह रहे हैं? ये जो टर्मिनल है आपका, नेमिंग गड़बड़ हो रखी है, ये AC, ये जो वायर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ लो, ये एक वायर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता होगा और लेंथ भी हमें पता होगी। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ कह रहे हैं कि आरबी क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? रियोस्टेट सुना है कभी भी? एक वर्ड यूज करते हैं, क्या होता है भैया? ये आपको नोन होता है, ये आपके हाथ में कंट्रोल करना, आप इसको चेंज कर सकते हो। कितने रेजिस्टेंस, कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना है? छोटे-छोटे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, आपके पास एक की होती है, आप की इंसर्ट करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल जाती है। रेजिस्टेंस बॉक्स बताया मैडम ने, हम जो बता रहे हैं रियोस्टेट बता रहे हैं, वो भी सेम काम करता है। रियोस्टेट में क्या होता है? एक स्लाइडर होता है ऊपर, जिसको आप स्लाइड करोगे तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल जाएगी। समझ में आया? वो किस तरीके डिजाइन होता है आप ये समझ लो। चलो इनको पहले रेजिस्टेंस बॉक्स सिखा देते हैं। ठीक है, यही बता रहे हैं ना मैडम आप, है ना? ऐसे यहाँ कीज होती हैं, है ना? आप की को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दो टर्मिनल होते हैं, एक वायर इधर से निकल रहा है, एक वायर इधर से निकल रहा है। ठीक, करंट यहाँ से एंटर कर रहा है मान लो। ठीक, अब मैंने की यहाँ इंसर्ट कर दी, तो यहाँ पे जो मार्क्ड वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, अब वो यहाँ से सर्किट को कंप्लीट कर देगा। फिर की निकाल के मैंने यहाँ लगा दी, तो अब ये करंट कहाँ से होके जाएगा? इधर से। तो अब जितना आप की चेंज करते जाओगे, जहां पे भी लगाओगे, उतनी वैल्यू रेजिस्टेंस की आपकी बन जाएगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करने के लिए काम आता है रेजिस्टेंस बॉक्स, जो ये बताया महक ने। अब मैं जो बता रहा हूँ वो कैसा दिखता है, वो भी सेम काम करता है, जिसको रियोस्टेट कहते हैं। तो रियोस्टेट कैसा होता है? ये आपका सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसके ऊपर ऐसे वायर्स होते हैं, है ना? बहुत करीब करीब वायर होते हैं, ढेर सारे वायर। ठीक है, और इसके ऊपर एक ऐसे इस तरीके का ऐसे लगा था स्लाइडर, और इससे एक जॉकी इसके ऊपर क्या करता रहता है? टच रहता है ना? अब वो फ्रिक्शन के थ्रू यहाँ से वायर से करंट फ्लो कर रहा है। एक वायर आपका यहाँ से निकलता है जहाँ से करंट इंटर कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ से ये वायर दूसरा जा रहा है। ठीक, अब ये जहां पे भी कनेक्ट रहेगा तो करंट तो उतने से निकल जाएगा ना, बाकी का सेक्शन तो वेस्ट है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। करंट क्या करेगा? जहां रास्ता पाएगा वहां से निकल जाएगा, लीस्ट रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करेगा ना, क्योंकि जितना दूर जाएगा जॉकी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, तो करंट कभी आगे की तरफ फ्लो ही नहीं करेगा। तो यही कंसेप्ट है। तो स्लाइडर को आप आगे खसकाओगे, मान लो यहाँ ले आए, तो अब करंट कहां से जाएगा? पूरा यहाँ से होके गुजरेगा। रुको, ठीक, तो अब देखो फाइनल बता रहा हूं, अगर मैंने जॉकी को रिप्लेस कर दिया तो करंट कैसे जा रहा है? अब यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, घट गई? बढ़ गई ना? कैसे? एक ही तो फॉर्मूला है, R = ρL/A। अगर लेंथ को बढ़ाओगे सर जी तो क्या होगा? रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया? लेंथ को बढ़ा दिया, पहले छोटा था बाद में बड़ा। नहीं नहीं, ठीक है, समझ में आया भाई साहब तुम्हें?
तुम लोग को आया बाकी लोग को इंपॉर्टेंट है ये। तो ये रियोस्टेट हो गया, रेजिस्टेंस बैंक, दोनों का काम एक ही है, बस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदलना बिना सर्किट को ब्रेक किए। सर्किट को हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो इसका क्या पर्पज है, यही तो कंट्रोल करता है इस गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को। तो हम वैल्यूज को तब तक चेंज करते रहते हैं जब तक यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या ना आ जाए, जीरो, जब तक जीरो ना आ जाए। क्यों? क्योंकि मुझे एक रेजिस्टेंस जैसे कि ये एस, ये क्या है मेरा अननोन है, क्या है अननोन है। मुझे ये भी नोन है क्योंकि मेरे हाथ में मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं, और मुझे इस वायर का भी पता है क्योंकि ये मैंने खुद ही लगाया हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या, अब जब ये जो बीच में जो ये वायर गया है ये क्या है, आप अगर इमेजिन करोगे तो इमेजिन करते ही आपको तुरंत सर्किट कैसे दिखेगी, ये हो गई ना। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर क्या है गैल्वेनोमीटर। ठीक है बॉस, ध्यान से देखना। अब इस सर्किट को मैंने फ्लैट कर दिया तो दूसरी सर्किट कैसे दिखेगी, और यहां से ये वाला पार्ट, ये अभी आपने पीछे ही बताया। ठीक है, और ये नीचे से एक रेजिस्टेंस यहां और एक रेजिस्टेंस यहां। तो ये भी तो गैल्वेनोमीटर वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है, जरूरी थोड़ा ना है कि आप ऐसे ही बनाओ, इसको दबा दो, फ्लैट कर दिया ऐसा दिखने लगा, है तो सेम चीज ना। देखो तुम देखो, सही है। यहां क्या होगा P, यहां क्या होगा, यहां, ठीक है, गलत पढ़ा रहे क्या? अरे तो इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे, ये तार है यार, तार को छोटा कर सकते हैं ना, छोटा करेंगे, ये भी तो एक वायर है, ये भी तो एक वायर है, आप इमेजिन क्यों नहीं कर पा रहे? इसको हम इस तरह से ऐसे दबाएंगे तो सीधा हो जाएगा। और ये जो सर्किट है ये भी तो वायर से कनेक्टेड है, तो मैंने कहा कि एक काम करो, इनको मिटाओ और इनको ऐसे बनाओ। मैंने कहा इसको ऐसे सीधा कर दो, और ये भी तो जुड़े हुए हैं ना, तो जोड़ दिया मैंने। जोड़ना ही तो था, जरूरी थोड़ा ना ट्रायंगल बना के जोड़ोगे तभी होगा। मैंने बीच में एक वायर लगा दिया तो ऐसे हो गया, जुड़े हुए थे ना दोनों, वही कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये वाला तुम देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि ये तो ऐसे था ट्रायंगल, ये सीधा कैसे हो गया? तो ये वायर है, वायर के लिए देखो ये भी तो वायर है, इसको चाहे ऐसे लिख दें या ऐसे रख दें, बात तो एक ही है। तो ये वो है, मैं जानता हूँ इक्विवेलेंट सर्किट में क्या प्रॉब्लम होती है, ये वायर जो होता है ना ये टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो समझ में आता है, सीधा हो जाता है, ये कैसे हो गया? तो वायर की तरह इमेजिन करो उसको, तुम कुछ ऐसी चीज मान लेते हो जो कि चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है, चलो देखो, तो ये सर्किट मैंने बगल में आपके बना रखी है। ठीक, अब ध्यान देना, जो ये वैल्यूज है, जो जॉकी है, जॉकी क्या काम कर रहा है, जॉकी डिसाइड कर रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनकी वैल्यूज क्या होगी। ठीक, तो ये आगे पीछे मूव कर सकता है, मैं इसको आगे पीछे मूव करूंगा, तब तक मूव करूंगा जब तक मुझे रीडिंग क्या ना मिल जाए। ठीक है, तो मैंने एक वैल्यू सेट कर दी, हमने वैल्यू यहाँ पर सेट कर दी एक बार। ठीक, कुछ भी वैल्यू हमने नोन थी, हमने यहाँ सेट कर दी। फिर हमने क्या किया, इसको आगे पीछे करना स्टार्ट किया। ठीक, जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये चारों रेजिस्टेंस क्या हो गए, अब बैलेंस कंडीशन में आ गए, और अब मैं यूज कर सकता हूं कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। पढ़ के सुना दें, देखो तो यहाँ पर अगर अननोन रेजिस्टेंस क्या है S, ठीक है, इज एन अननोन रेजिस्टेंस, अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस 1 मीटर लॉन्ग वायर एंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन जॉकी एंड मिड पॉइंट D, ये रहा तुम्हारा मिड पॉइंट। ठीक, टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस ऑफ जॉकी मेड टू टच फ्रॉम A टू C, जॉकी को A और C के बीच में टच करते हैं। ठीक है, आगे एंड बैलेंस कंडीशन इज फाउंड, लेट बैलेंस कंडीशन इज एट B, मान लेते हैं कि बैलेंस कंडीशन कहां है, B पर, पॉइंट ऑफ वायर, तब आपकी सर्किट कैसी दिखेगी, ये रहा आपके सामने सर्किटरी। समझ में आया? नोट करो, एक्सप्रेशन बता दी, फिर छुट्टी कर दें आपकी आज की। नोट करो फटाफट, मैं आपकी इमेजिनेशन के लिए लास्ट हेल्प कर रहा हूं। देखो, तो व्हीटस्टोन का नेमिंग कैसे करूंगा, ये मेरा P है, ये मेरा क्या है Q, और ये मेरा क्या है R, और ये मेरा S। मैंने व्हीटस्टोन को पलट दिया, पलट सकते हैं ना, ये है ऐसे रखा हुआ था, यहां से एक वायर है, यहां से इसको अगर मैं फ्लिप कर दूंगा कनेक्शन टूट जाएगा क्या? नहीं टूटेगा ना, नहीं टूटेगा ना, तो वही तो हो रहा है। तो ये क्या था, पीछे वाला जो ग्राफ बना हुआ था ये, अब मैंने इसको पलट दिया, ऐसे घुमा दिया, क्या ये और ये ब्रेक हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, तो ये RS ऊपर चला जाएगा और P और Q नीचे चला जाएगा। ठीक है भाई, अरे इसको ऐसे करो, घुमा दिया। ठीक है, तो ये चीजें याद रखो, क्योंकि कई बार होता है कि घुमा देते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, आपको लगता है कुछ नया हो गया, कुछ नया नहीं हुआ बॉस, सेम है। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने बोला ये वायर मैंने खुद लगाया है, तो मैंने बोला कि 1 मीटर जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, R, कितना है R,
यहाँ पर 1 मीटर लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप कहोगे आर तो इसमें भी आ रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बता दिया। मैंने एक टर्म बोला, मैंने बोला कि अगर मैं इस पूरे रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देता हूं पूरी लेंथ किससे, कैपिटल एल, हाँ कैपिटल एल लिख रहा हूं। कैपिटल एल क्या रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल एल क्या रिप्रेजेंट करिए बेटा, टोटल लेंथ ऑफ द वायर, क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी उसी कहेंगे स्मॉल आर, जिसको मैं डिफाइन कर दूंगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्या बोलूंगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट। ये मैंने इतनी मेहनत क्यों करी, क्योंकि अब मुझे अगर कुछ एक पीस ऑफ दिस टोटल वायर का अगर उसका रेजिस्टेंस निकालना है, मुझे क्या क्या बोला मैंने, इस पूरे वायर का एक टुकड़ा, उसका अगर रेजिस्टेंस निकालना होगा तो मैं स्मॉल एल से उसकी, स्मॉल आर से उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा, उतने का मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, उतने लेंथ का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मुझे वो वैल्यू मिलती है जो स्मॉलेस्ट जो पोर्शन होगा वायर का उसका रेजिस्टेंस है। अगर मुझे एल तक चाहिए तो मुझे एल बार इसको जोड़ना पड़ेगा, है ना, तो इसका मतलब एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, एल लेंथ का मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, चलो हो गया तो हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो बस इस चीज को नोट कर लो, अब इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, एक मिनट यही हो जाएगा, चलो कर देंगे हम लोग, बस सॉरी ये करो बेटा, जल्दी करो नोट, ठीक है। नेक्स्ट कर दूं मैं, कर दूं, ठीक है। if small r represents resistance per unit length for wire AB वायर के लिए अगर स्मॉल r रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, देन रेजिस्टेंस ऑफ AB है ना, AC है ये, वहां मिटा के AC कर लेना, AB तो बीच का पॉइंट, AC वायर था ना 1 मीटर का, इसको 1 मीटर इज इक्वल टू, इसकी क्या है, ये 100 सेंटीमीटर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, ऐसे ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। देन रेजिस्टेंस ऑफ AB विल बी इक्वल टू क्या, स्मॉल r इनटू L, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टेंस ऑफ VC क्या हो जाएगा बताओ, अब ये कितना है, 100 सेंटीमीटर माइनस L इनटू R, है ना, स्मॉल r, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। हमें क्या मिल गए, P और Q मिल गए, ठीक है। लेट द रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, इज इक्वल टू कैपिटल R, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। then for balanced condition क्या हो जाएगा बताओ, P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई S, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, AB अपॉन BC, अब PQ की जगह तो असली वैल्यू लिखोगे ना, तो P क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, AB, और Q BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RB अपॉन S, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या जाएगा, S इधर आ जाएगा, AB नीचे चला जाएगा, BC ऊपर, तो S इज इक्वल टू क्या जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स इनटू BC अपॉन AB, सबकी वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, R इनटू 100 माइनस L इनटू स्मॉल r अपॉन स्मॉल r इनटू L, स्मॉल r कट जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया बताओ, S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन, ठीक है। गलत है, आकांक्षा तेज हो गया क्या, समझना है, दोबारा समझाएं, पक्का, एडजस्ट मत करिए कभी क्लास में मेरे, देखिए फिर ये आपकी गलती हो जाएगी, हम बार बार पूछते हैं इसीलिए, अगर नहीं आया तो पूछो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, सब एक ही जैसे हो। कोई डाउट, संस्कृति गलत नहीं बताना है नेक्स्ट अगर हम पूछे तो, इसलिए पूछ रहे हैं। हर्षित, तृप्ति, महक, सोनाली,
आदित्य, ऑनलाइन आप लोगों को कोई डाउट? अनायता, महक, शिवांश, कोई भी चीज समझ नहीं आई दोबारा बता देंगे। तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या लिखोगे? इसका फाइनल फॉर्मूला लिखोगे R into 100 माइनस L अपॉन L। तो क्या सीखे इससे तुम? सिर्फ L की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। सिर्फ क्या कर दें हम, जॉकी को आगे पीछे घुमाए, रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई भी वैल्यू ले लो, है ना, और उसकी वैल्यू R हो गई, और सिर्फ L की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। हमें जो वायर है, इससे क्या सीखा हमने? इस वायर का रेजिस्टेंस भी नहीं चाहिए भाई, इस वायर के रेजिस्टेंस से भी कोई काम नहीं मिलेगा हमें, हम आसानी से बस L की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है ये बहुत बात जो मैंने बताई, ठीक है? ठीक है बॉस, चलो तो अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन पोटेंशियोमीटर। जो मैंने बताया वो यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस करने के बाद अपन पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, ठीक है? और फिर हम लोग PYQ करेंगे, ठीक है? PYQ करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। चलिए, थैंक यू।